आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 8 के अंतर्गत सामाजिक विषय का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विषय में हम इतिहास विषय का अध्ययन अपनी आज की कक्षा में करेंगे। हमारी पाठ्यपुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के पाठ 3 भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, इस पाठ का हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। हमारे इस पाठ को हमने 3 भागों में विभाजित किया है और आज हमारा इस पाठ का पहला भाग है, जिसको हमने मैसूर युद्ध प्रकरण के नाम से अपने इस ऑनलाइन कक्षा के लिए तैयार किया है। तो आरंभ करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम क्या क्या जानेंगे, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि इस पाठ को हमने 3 भागों में विभाजित किया। तो पहले भाग में हम आज क्या क्या जानेंगे, उन बिंदुओं को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आज हम जानेंगे दक्षिण भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, मैसूर राज्य, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आज के भाग में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आरंभ करते हैं आज का अपना ये पाठ। दक्षिण भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। अंग्रेजों द्वारा भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में साम्राज्य का विस्तार किया जा रहा था। दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद व मराठा राज्य में आपसी युद्ध हो रहे थे। यहाँ के जो भी शासक थे वो आपस में सत्ता के लिए संघर्षरत थे। देश के शासक सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए भी आपस में संघर्ष करते रहते थे। ये प्रकृति का नियम है कि सत्ता पाने के लिए आपस में मानव अपना संघर्ष जारी रखता है। कमज़ोर शासकों द्वारा अंग्रेज़ों की शरण लेना। जितने भी शासक कमज़ोर थे, जिनके पास धन की कमी थी या शक्ति की कमी थी, वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाते थे, जिससे कि उन्हें शक्ति और धन दोनों की प्राप्ति हो सके। इसी कूटनीति के तहत अंग्रेज भारत के अनेक शासकों को अपने कंपनी राज्य के विस्तार में शामिल कर लेते थे और सहायता के नाम पर दूसरे शक्तिशाली राजाओं के साथ युद्ध के लिए विवश करते थे और उनको अपनी शक्ति के माध्यम से हराकर अपने कंपनी राज्य का विस्तार शनय शनय करते जा रहे थे। और इस प्रकार दक्षिण भारत में कंपनी राज्य का विस्तार होता चला जा रहा था। संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों ने किस प्रकार एकाधिकार किया। लगभग 90 वर्षों 1764 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया था। अंग्रेजों द्वारा विभिन्न नीतियों के अंतर्गत राज हड़पने की प्रवृत्ति विकसित हो रही थी। अंग्रेज अनेकों नीतियां बनाते और विभिन्न संधियों के तहत ऐसे प्रस्ताव रखते जिससे कि भारतीय शासक उन्हें मानने पर विवश हो जाएं और उनके राज्य को अंग्रेजी कंपनी राज्य में मिला लिया जाए। युद्ध में पराजित शासकों से लाखों रुपए वार्षिक कर के रूप में भी अंग्रेज वसूल लेते थे और उससे उनके खजाना में भी वृद्धि होती जा रही थी। फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की मुख्य रणनीति थी। वो राजाओं को आपस में लड़ाकर उनका लाभ उठाते थे और आपसी संघर्ष में किसी एक राजा को पराजित कर पराजित हुए राजा और जीतने वाले राजा दोनों से ही धन की वसूली करते थे। वेलेजली की सहायक संधि नीति और डलहौजी की विलय नीति, ये 2 ऐसी नीतियां अंग्रेजों ने बनाई जो हमारे भारतीय शासकों के अनेकों आगे आने वाले युद्धों का कारण बनी और अंग्रेजों ने उन्हें पराजित कर अपनी सत्ता को स्थापित किया और हमारे संपूर्ण भारत पर अपना एकाधिकार जमा लिया। आप देख पा रहे होंगे इस मानचित्र में मराठा राज्य को हमने खड़ी लाइनों के द्वारा दिखाया है। फारसी सीमांत जो बेड़ी हैं, तिरछी हैं, और परवर्ती मुगल साम्राज्य को हमने बिंदु के द्वारा दिखाया हुआ। ऐसा मानचित्र आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में भी देखने को मिलेगा और इससे हम जान पा रहे हैं कि अंग्रेजी राज्य कहाँ कहाँ हमारे भारत में उस समय साम्राज्य फैलाने की ओर अग्रसर थे। अब जानते हैं मैसूर राज्य के बारे में। मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी था जिसका नाम था हैदर अली। 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य पर हैदर अली ने अपनी शक्ति और बहादुरी के बल पर अधिकार कर लिया। आप चित्र में हैदर अली का चित्र भी देख पा रहे होंगे। बिदनूर, सेदा, सुदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को हैदर अली ने अपनी शक्ति से जीत लिया था और उस पर उनका कब्जा हो गया था। मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया था।
उस समय हैदर अली की शक्ति का परचम पूरे भारत पर लहरा रहा था। अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य में अनेकों संघर्ष हुए और उनके बारे में ही हम आज के अपने इस पाठ में अध्ययन करेंगे। मैसूर में कितने युद्ध हुए, इनको आप इस तालिका के माध्यम से जान सकते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी के मध्य हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक चला और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी से चला। आप देख पा रहे होंगे इन तिथियों को। विभिन्न ये 4 मैसूर युद्ध अंग्रेजों द्वारा मैसूर के शासकों के साथ में किए गए। अब विस्तार से जानते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब को एकत्रित कर लिया गया और हैदर अली चूँकि शक्तिशाली था, उसको हराना आसान नहीं था, तो अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति में इन शासकों को अपने साथ मिला लिया, जिनमें निजाम, मराठे और कर्नाटक के नवाब शामिल थे। हैदर अली द्वारा मराठों को धन तथा निजाम को प्रदेश का प्रलोभन भी दिया गया, जिससे कि वो अंग्रेजों के साथ ना मिले। कर्नाटक पर आक्रमण तथा 1.5 वर्ष तक युद्ध चला। अंग्रेजों ने ऐसे युद्ध छेड़े जिससे कि अनेकों समय तक युद्ध चलते थे और यह युद्ध 1.5 वर्ष तक चला। हैदर अली ने अपनी शक्ति के सहारे चेन्नई का घेराव कर लिया। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य में अंत में संधि हुई। जब अत्यंत बहुत दिनों तक युद्ध खिंच जाते थे और कोई भी पक्ष जीतने की स्थिति में नहीं होता था, तो अंग्रेज अपनी कूटनीति का सहारा लेते हुए संधि का प्रस्ताव भेज देते थे और उसमें ऐसे प्रलोभन देते थे जिसे हमारे भारतीय शासक मान ले और उनका लाभ हो सके। संधि में जीते हुए प्रदेशों को लौटाना तथा विपत्ति में सहायता देना भी शामिल रहता था। अंग्रेजों ने इस रणनीति का सहारा लिया और इसमें वो संधि कर लेते थे और विपत्ति में मदद देने और जीते हुए प्रदेशों को, कुछ प्रदेशों को लौटा देते थे और आपस में संधि के माध्यम से उस राजा को अपने साथ मिला लेते थे। अब जानते हैं द्वितीय मैसूर युद्ध के बारे में। 1771 ईस्वी में मराठों का हैदर अली पर आक्रमण, मराठों ने मिलकर हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों द्वारा 1769 ईस्वी में हैदर अली के साथ हुई संधि का उल्लंघन करते हुए उसको सहायता प्रदान नहीं की गई। चूँकि संधि हो चुकी थी और अंग्रेजों को उस संधि के हिसाब से हैदर अली को सहायता देनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया और यही उनकी कूटनीति का मुख्य नियम होता था। हैदर अली द्वारा निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध फिर संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया गया। जब इस प्रकार की कूटनीति का सामना हमारे शासकों को करना पड़ता था तो वो सभी मिलकर अपने मोर्चों का निर्माण करते थे और इसी का परिणाम था संयुक्त मोर्चा का निर्माण होना। जुलाई 1700 ईस्वी में हैदर अली का कर्नाटक पर आक्रमण। हैदर अली ने 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण किया। कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर हैदर अली ने आकाट पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों तथा निजाम द्वारा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया गया। हैदर अली अत्यंत शक्तिशाली शासक था। नवंबर 1781 में जब हैदर अली की युद्ध में हार हो गई और उसके बाद पुनः जब युद्ध हुआ, तब 1782 ईस्वी में हैदर अली की पुनः जीत हासिल हुई और इस प्रकार युद्धों का शनय शनय धीरे धीरे होना आपस में प्रारंभ होता रहा और चलता रहा। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के अनेकों छोटे छोटे युद्ध बार बार अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य में होते रहे। हैदर अली के मृत्यु के पश्चात टीपू सुल्तान राज्य का उत्तराधिकारी बना। ये एक शासकों का नियम होता था कि सत्ता का हस्तांतरण उनके बाद उनके पुत्र को कर दिया जाता था। इसी क्रम में जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र टीपू सुल्तान राज्य का राजा बना दिया गया। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य मार्च 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई। फिर टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों के युद्ध होने लगे और मार्च 1784 में मंगलोर की संधि हुई।
अंग्रेजों व टीपू सुल्तान ने जीते हुए प्रांत एक दूसरे को वापस कर दिए। जैसा कि अंग्रेजों की मुख्य कूटनीति ही यही थी कि जब वो संधि करते थे तो कुछ राज्य जीते हुए वापस कर देते थे, जिससे कि उनकी मित्रता उस जीते हुए शासक के साथ बनी रहे और उन्हें भविष्य में धन और राज्य का लाभ मिलता रहे। अब बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी का हुआ। टीपू कोचीन को अपने राज्य में मानता था और अंग्रेजों की ये योजना थी कि वो कोचीन को टीपू से छीन सकें। त्रावणकोर के महाराजा द्वारा डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोट तथा क्रगनूर मोल लेने का प्रयास अंग्रेजों द्वारा किया गया। उसके उपलब्ध में टीपू द्वारा आक्रमण हुआ और अंग्रेजों और टीपू के मध्य फिर से युद्ध की शुरुआत हो गई। अंग्रेजों द्वारा त्रावणकोर के राजा के साथ मिलकर टीपू पर आक्रमण किया गया। जैसे कि हमने जाना कि अंग्रेज शनह शनह हमारे शासकों पर निरंतर आक्रमण करते रहते थे और हमारे शक्तिशाली शासक उनके साथ युद्ध कर उसका मुंहतोड़ जवाब देते रहते थे। अंग्रेजी सेना जब बेल्लौर और अंबूर से होती हुई बेंगलोर तक पहुंच गई, उनके पहुंचने से बेंगलोर पर मार्च 1791 ईस्वी में अधिकार हो गया। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुंची और अंग्रेज कोयम्बटूर जीतकर एक बार फिर पुनः हुए युद्ध में हार गए। अंग्रेजों द्वारा मराठा तथा निजाम की सहायता से श्रीरंगपट्टम पर पुनः चढ़ाई की गई और टीपू द्वारा इतने लंबे समय तक युद्ध जारी रखना असंभव, जैसे कि आप चले आ रहे हैं देखते हुए कि इतने सारे युद्धों का सामना टीपू सुल्तान को करना पड़ा। 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार आधा राज्य अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा। ऐसी अनेकों संधि होती थी कि जिसमें जीतने के बाद भी शासकों को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ता था और ऐसा ही श्रीरंगपट्टम की संधि के अनुसार 1792 में हुआ। बारामहल, डिंडीगुल तथा मालाबार का क्षेत्र अंग्रेजों को इसी संधि के तहत प्रदान कर दिया गया। 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षति के रूप में भी देना पड़ा। इस प्रकार अनेकों संधियां की गई जिसमें बहुत सारा धन और जीते हुए राज्यों को वापस किया गया। आइए जानते हैं एक और संधि के बारे में। 1798 में भारत में लॉर्ड वेलेजली आया। 1798 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी राज्य के विस्तारक के रूप में लॉर्ड वेलेजली का आगमन हुआ। लॉर्ड वेलेजली एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेजली ने देसी राजाओं को अपने राज्य में मिलाने की योजना बनाई हुई थी और उसकी यही योजना सहायक संधि के नाम से जानी जाती है। आप चित्र में लॉर्ड वेलेजली का चित्र देख पा रहे होंगे। अब जानते हैं इस सहायक संधि के क्या क्या नियम व शर्तें वेलेजली द्वारा रखी गई। ये सभी चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं और आप इन सभी बिंदुओं को पढ़ भी सकते हैं। आइए पढ़ते हैं एक एक बिंदु। सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव अंग्रेजों द्वारा डाला गया कि अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाए और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य उनकी आंतरिक सुरक्षा व बाह्य शक्तियों से रक्षा करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेगा, अर्थात अंग्रेजों द्वारा उन शासकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य भी स्वीकार करना था, अर्थात अगर वो इस पर अपनी सहमति देंगे तो वो कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करने हेतु बाध्य होंगे। इन शासकों को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी भी रखनी पड़ती थी। उसका खर्चा भी इन्हीं शासकों को उठाना पड़ता था और अंग्रेजों को इससे बहुत सहायता मिलती थी। खर्च वहन न कर पाने की स्थिति में यदि उन्होंने उनके सैनिकों की सहायता नहीं की, उस टुकड़ी को खान पान नहीं कर पाए, तो वो राज्य का कुछ भाग उस कंपनी को प्रदान कर देते थे और यह एक कर के रूप में वसूला जाता था। कंपनी की अनुमति के बिना उस शासक को किसी भी युद्ध में अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। जो भी शासक होते थे वो युद्ध या संधि भी अंग्रेजों की सहमति से ही कर पाएंगे, ऐसा इस सहायक संधि के अंतर्गत नियम बनाया गया। अनेक शासक अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंट रखने के लिए भी बाध्य थे, जो राज्य पर निगरानी रखता था। रेजिडेंट पूरे राज्य पर शासकों के ऊपर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर अपना कब्जा जमा लिया। तो आपने देखा
कैसी कूटनीति का सहारा अंग्रेजों ने इन संधियों के हिसाब से हमारे शासकों के ऊपर नियम व शर्तें लागू करने के लिए प्रस्तावित किए। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, ऐसा चित्र आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में भी दिखाई देगा। इसमें आप देख रहे होंगे किस प्रकार रेजिडेंट राज्य का भ्रमण करते हुए संपूर्ण राज्य और शासन व्यवस्था पर अपनी निगरानी रखते थे, और वो ये खोजते रहते थे कि उनको कोई भी शासन व्यवस्था में कमी मिले तो वो शासक के ऊपर कंपनी राज्य की संधि का नियम व शर्तें लागू कर कर उससे धन या राज्य में भूमि की प्राप्ति कर सकें। अब जानते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। अंग्रेजों ने टीपू के खिलाफ षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर टीपू ने अपनी योजना बनाई। अप्रैल 1799 में टीपू के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा अभियान चलाया गया। मई 1799 ईस्वी में अंग्रेजों का श्रीरंगपट्टम पर अधिकार हो गया और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और मैसूर पर अंग्रेजों का संपूर्ण अधिकार हो गया। अब टीपू सुल्तान ने अनेकों युद्ध किए। हमारे इतिहास में टीपू सुल्तान का महत्वपूर्ण स्थान है। टीपू का कहना था कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। इस उक्ति से हम जान सकते हैं कि टीपू सुल्तान कितना बहादुर और अच्छे विचारों वाला था। आइए एक नज़र डालते हैं इस तालिका के माध्यम से हमारे विभिन्न संधियों पर। वेलेजली की सहायक संधि नीति 1798 ईस्वी में हुई। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में हुई और मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में हुई। इन संधियों को हम समय के हिसाब से स्मरण भी रखेंगे। हमारी आज की इस भाग 1 में हमने क्या क्या जाना, इस पर एक नज़र डालते हैं। दक्षिण भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, मैसूर राज्य, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हमने आज विस्तार से चर्चा की। उत्तर भारत में अंग्रेज अपना राज्य बढ़ा रहे थे, उसी प्रकार दक्षिण भारत में भी कंपनी राज्य का किस प्रकार विस्तार हुआ, उसमें मैसूर राज्य शक्तिशाली राज्य था और उस पर अपना अधिकार जताने के लिए अंग्रेजों ने युद्ध किए। उन युद्धों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से हम इतिहास में पढ़ते हैं और जानते हैं। इन राज्यों पर कब्जा कर कर अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत में प्रभावित रूप से लागू करने का प्रयास किया। इन सभी युद्धों को आज हमने विस्तार पूर्वक अपने इस पाठ के भाग 1 में जाना। अब इस भाग 1 से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे। इनके उत्तर आपको देने हैं। जैसा कि अभी हमने अपना आज का भाग 1 पढ़ा और उसमें हमने क्या क्या रोचक तथ्य जाने, उसी से संबंधित ये हमारे प्रश्न हैं। तो हम एक एक कर प्रश्न पढ़ते हैं और जानते हैं उनके उत्तर को। आप तैयार हैं ना? पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मैसूर की सेना में साधारण अधिकारी, मैसूर राज्य की सेना में कौन था जो साधारण अधिकारी था? इस वाक्य से आपको कुछ याद आ रहा है? आइए जानते हैं इसका उत्तर। बिल्कुल ठीक, हैदर अली। हैदर अली मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी था और जो बाद में क्या बना था? बिल्कुल ठीक, मैसूर राज्य का शासक बना। हमारा अगला वाक्य है, फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग कौन करता था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने जो भी संधियां और नियम और शर्तें बनाए थे उनकी मुख्य कूटनीति थी फूट डालो और राज करो। वो हमारे भारत के शासकों को आपस में संघर्ष के लिए प्रेरित करते रहते थे और फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग करते थे। अब हमारा अगला वाक्य है, हैदर अली की मृत्यु। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? आपको याद आया? जानते हैं इसका उत्तर। 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हुई। इस तिथि को आप याद रखेंगे। अब हमारा हैदर अली के पुत्र का नाम, इस प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है।
टीपू सुल्तान। हैदर अली के पुत्र का नाम टीपू सुल्तान था। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको स्मरण भी रखने होंगे। अब हमारा 5वां प्रश्न, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य में संधि कौन सी संधि थी? ये इस संधि को हम लोग मंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखकर रखेंगे और उनको याद भी करेंगे। अब इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, विलय नीति का संबंध है। विलय नीति का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही विलय नीति बनाई थी और इसके आधार पर अनेकों युद्धों में हमारे शासकों को अपनी भूमि देनी पड़ी। हमारा अगला प्रश्न, सहायक संधि नीति का संबंध किससे था? ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू की गई थी। राज्य पर निगरानी का कार्य ये रेजिडेंट के द्वारा किया जाता था। जैसा कि आपने चित्र के माध्यम से भी देखा था कि रेजिडेंट पूरे राज्य में भ्रमण कर शासन व्यवस्था पर निगरानी रखते थे और शासकों के विरुद्ध उनकी योजना भी चलती रहती थी, जिससे वो शासकों से धन कर की वसूली कर सकें। आइए अब करते हैं एक और अभ्यास कार्य। आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिख रहे हैं। इसमें से कुछ वाक्य सही हैं और कुछ वाक्य गलत। आपको सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाना है। तो आरंभ करते हैं ये अभ्यास कार्य। हमारा पहला वाक्य है, 1767 से लेकर 1799 ईस्वी के मध्य में मैसूर एवं अंग्रेजों में 4 युद्ध हुए। क्या ये वाक्य सही है? जानते हैं इसका उत्तर? बिल्कुल सही, ये सही है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही का निशान लगा लेंगे। अब पढ़ते हैं हमारा दूसरा वाक्य, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी में हुआ। क्या ये वाक्य सही है? बताइए। ये गलत है। अब हमारा तीसरा वाक्य, टीपू को 5 करोड़ रुपया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में देना पड़ा। क्या ये वाक्य आपको सही लग रहा है? इस वाक्य को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और देखते हैं इसका उत्तर। ये गलत जवाब है। टीपू को 5 करोड़ रुपया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में नहीं देना पड़ा था। कितना रुपया देना पड़ा था? याद आया आपको? इस वाक्य को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर और गलत का निशान लगाएंगे। अब हमारा चौथा वाक्य, लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 ईस्वी में सहायक संधि की योजना बनाई गई। क्या ये वाक्य सही है? आइए देखते हैं इसका उत्तर। ये बिल्कुल सही वाक्य है। लॉर्ड वेलेजली द्वारा ही 1798 ईस्वी में सहायक संधि की योजना बनाई गई थी। तो आपने इस अभ्यासकार को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लिया होगा और सही और गलत के निशान भी आपने लगा लिए होंगे। इसी प्रकार के अभ्यास कार्य आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ के अंत में भी देखने को मिलेंगे। उनको भी आप देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और सही और गलत के निशान पुस्तक में दिए हुए पाठ को पढ़कर लगाएंगे। आइए अब बारी एक और अभ्यास कार्य की। आपको स्क्रीन पर कुछ गोले दिख रहे हैं। एक तरफ नीले रंग के गोले हैं और दूसरी तरफ पीले रंग के। नीले रंग के गोलों में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं और पीले रंग के गोलों में समय लिखा हुआ है। आपको उन नामों से उनके समय के सही जोड़ा बनाना है। इनको मिलाकर आपको सही जोड़े को लिखना है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन वाक्य और समय को एक साथ सही जोड़े के रूप में लिखेंगे। तैयार है ना आप? तो चलिए बनाते हैं सही जोड़ा। पहला हमारा शब्द है लॉर्ड वेलेजली। 1798 ईस्वी से लॉर्ड वेलेजली का सही जोड़ा हमने बना लिया। अब श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? इसका जोड़ा देखते हैं, बनाते हैं। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी में हुई। तो हम बना गया हमारा दूसरा जोड़ा। अब मंगलौर संधि कब हुई? 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हुई। इन सभी समय को और जो भी संधि है, जो नाम है, उनको आपको स्मरण रखना है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर इसको निरंतर स्मरण करते रहना है। अब एक और अभ्यास कार्य। ये प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेने हैं और पाठ्य पुस्तक से इनके प्रश्न पढ़कर और उनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके मध्य में हुआ? इसका जवाब आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर लिखना है।
टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि किस सन में की? अभी हमने श्रीरंगपट्टम की संधि देखी थी, उस समय को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। सहायक संधि क्या थी, अर्थात सहायक संधि की नियम या शर्तें क्या थी, अंग्रेजों द्वारा कौन कौन से नियम लगाए गए थे, इसको भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अब अंत में बारी है हमारे आज के प्रोजेक्ट कार्य की। विभिन्न आंग्ल मैसूर युद्धों की सूची। आज की कक्षा में हमने जितने भी मैसूर युद्धों को पढ़ा है उनकी सूची तालिका के रूप में आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनानी है, और अंग्रेजों द्वारा कौन कौन सी प्रमुख सहायक संधियों का उल्लेख किया गया, जो भी सहायक संधियों की आज हमने चर्चा की है, आपने उसको ध्यानपूर्वक सुना होगा, उन सभी को आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में सूचीबद्ध करना है। और यही है हमारा आज का प्रोजेक्ट कार्य। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही चर्चा की थी, इस भाग को हमने 3 भागों में, इस पाठ को हमने 3 भागों में बांटा है। आज का हमारा पहला भाग हो चुका है। दूसरे भाग में हम इसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे और अंग्रेजों ने किस प्रकार दक्षिण भारत में अपने राज्य का विस्तार किया। आशा है आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। जो भी गृह कार्य, अभ्यास कार्य और प्रोजेक्ट कार्य आपको दिया गया है वो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, और इसके दूसरे भाग में हम फिर पुनः मिलेंगे। ये कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।